हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स। एसएसटी क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि इस बार एग्ज़ाम जो है वो बहुत पहले हो जा रहा है बोर्ड का। अब इसमें बहुत सारे समस्या आते हैं। अक्सर बच्चों का जो है सो एसएसटी का एग्ज़ाम में नंबर बहुत कम उठते हैं, क्योंकि सारे बच्चे जो हैं वो फोकस दे देते हैं मैथ में। और जब मैथ में और साइंस में ज़्यादा फोकस देते हैं तो बाकी में उनका फोकस घट जाता है। हालांकि हमें बैलेंस में रहना चाहिए, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि सामाजिक विज्ञान में बच्चे फेल करते हैं। नहीं, सामाजिक विज्ञान में बच्चे पास कर ही जाते हैं। और अभी तक के अपडेट के अनुसार मैं आपको बता दूं कि आपका एग्ज़ाम जो है ओ एम आर शीट पे अब नहीं होगा। ओ एम आर शीट पे आपका एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया है। अब आपका एग्ज़ाम जो है केवल उत्तर पुस्तिका पे ही लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम में पूछ सकता है। ये 2 नंबर के क्वेश्चन हैं जो आप बोर्ड पे देख रहे हैं। ये 2 नंबर में पूछा जाता है। तो उसमें से जैसे पहला है, रिंडर पेस्ट से आपका क्या तात्पर्य है। तो इसको आप बहुत आसानी ढंग से लिख सकते हैं कि ये एक तरह का पशुओं में होने वाला बीमारी है, जो कि 1890 के दशक में अफ्रीका में ये बीमारी अफ्रीका में ये बीमारी जो है फैलना आरंभ किया था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा पशु जो हैं वो मारे गए थे। ये पशुओं में होने वाला एक बीमारी था, प्लेग कह सकते हैं। ठीक है, जो कि 2 नंबर में आपको ज़्यादा नहीं लिखना रहता है। हार्डली सार्डली 30 से 40 शब्दों में ही आप उत्तर देंगे। कोशिश कीजिएगा, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं एसएसटी को याद करके चले जाते नहीं, उनको अपने लैंग्वेज में उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। 2 नंबर में पूछा है रिंडर पेस्ट क्या है, तो सिंपल सा आंसर हो गया कि रिंडर पेस्ट जो है वो पशुओं में होने वाला एक साधारण सी नहीं खतरनाक बीमारी थी, जिसमें काफी ज्यादा पशु मारे गए थे 1890 के दशक में। ठीक है, अफ्रीका में। आगे है सेकेंड नंबर क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कब और कहां प्रारंभ हुआ था। तो एक ज्यादा इसमें नहीं लिखना है। 18वीं शताब्दी के मध्य में इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा, नहीं कटेगा। ठीक है, कहा एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। 18वीं शताब्दी के मध्य में इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है ना। आगे है कि घरों में उपयोग किए जाने वाले 2 ऊर्जा स्रोतों का नाम लिखिए। ऊर्जा स्रोत, एनर्जी जो आप अपने घर में यूज करते हैं। सिंपल सा लिख सकते हैं, विद्युत ऊर्जा भी लिख सकते हैं, कोयला हो गया, ये सब हम लोग घरों में उपयोग करते हैं, तो ये 2 नाम लिख सकते हैं। बायोगैस भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जितना पूछा जाएगा उतना ही लिखना है ना। आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे, यानी कि फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। तो उमेश चंद्र बनर्जी थे, जिन्होंने 1885 ईस्वी में भारतीय कांग्रेस की स्थापना किए थे। ठीक है, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। कौन? उमेश चंद्र बनर्जी, 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, लोकतंत्र की कोई 2 चुनौतियां लिखे। लोकतंत्र जो है उसकी सबसे बड़ी चुनौतियां जो होता है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता क्या है? वास्तव में जो लोग दंगे फसाद आपस में फैलाते हैं, इसे कंट्रोल में रखना लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी। क्योंकि आप देखे होंगे कि सरकार के खिलाफ अक्सर लोग मोर्चे निकालते ही रहते हैं। जैसे कि बहुत सारे राजनीतिक दल होते हैं, उनमें से जिस पार्टी की सरकार होती है, जिस राजनीतिक की पार्टी की सरकार होती है, उसका विरोधी सरकार जो है अक्सर जो है लोगों को भड़काने
का काम करते हैं, जिससे सांप्रदायिकता बढ़ जाती है, आपसी मतभेद उत्पन्न होते हैं। ये सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरी जो चुनौती है अशिक्षा, अनएडुकेटेड पर्सन, ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसी चुनौती के वजह से जो है बहुत सारी समस्या उत्पन्न होते हैं। हम सही सरकार नहीं चुन पाते हैं, हम अपने हकों के बारे में जान नहीं पाते हैं। ठीक है, जब तक हमें अपनी हक मालूम ना हो तब तक हम कैसे समझ सकते हैं कि हमारा हक क्या है। ठीक है, तो ये दो बहुत बड़ी चुनौती है, अशिक्षा और सांप्रदायिकता। आगे है मुद्रा को परिभाषित करें। मुद्रा डेट्स मीन्स पैसा। तो हम लोग सिंपल कह सकते हैं मुद्रा का मतलब धन दौलत, जिसके अंतर्गत कह सकते हैं कि मुद्रा का अर्थ होता है धन दौलत, जिसके आधार पे पूरा जो है अर्थव्यवस्था टिका होता है। ठीक है, इकोनॉमिकल पावर जो है वो सारा मुद्रा पे ही टिका होता है। लेन देन, खरीद बिक्री, जितनी भी अर्थव्यवस्था का है वो सारा मुद्रा पे होता है। तो आप सिंपल भाषा में लिख सकते हैं मुद्रा का अर्थ होता है धन दौलत, जिसपे पूरा अर्थव्यवस्था टिका है ना। आगे है उदारीकरण से आपका क्या तात्पर्य है। उदार भाव, ठीक कहते हैं आप उदार भाव है, दूसरों पे दया करना, ठीक है, दूसरे के दर्द को समझना, उदारीकरण। तो उदारीकरण का बात है, अब यहाँ सिविक्स की बात है भैया, राजनीतिक विज्ञान की। तो उदारीकरण का अर्थ जो होता है ना, सरकार के द्वारा अपने प्रजा के लिए छूट देना या उनके हित में कोई कार्य को कर लेना या उनकी मांगों को पूरा कर लेना ही उदारीकरण है। समझ रहे हैं ना। यानी कि जो सरकार जो है, अगर जनता की मांगों को ध्यान में रखते हुए उनकी मांगों को पूर्ति कर देना ही उदारीकरण है। यही है उदारीकरण। 2 नंबर में है, 30 से 40 शब्द ही लिखना है। आपका ये पूरा नंबर आपके हाथ में आ जाएंगे। और बहुत जल्द जो है वो आपका मॉडल सेट भी आने वाला है, फिर हम लोग उससे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप वीडियो को देखते हैं तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और किसी भी चीज़ की जानकारी आपको चाहिए रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट में तो आप हमें जरूर दीजिएगा। सो फिलहाल के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद,